डॉक्टर पुष्पा सक्सेना की लिखी कहानी अंतिम पड़ाव। आइए सुनते हैं। जीवन यात्रा के इस अंतिम पड़ाव तक आपको विदा देने आई हूं बाबूजी। आपने अपनी इहलोक की यात्रा पूर्व आत्मविश्वास और साहस के साथ पूर्ण की है। विश्वास है परलोक की यात्रा आपकी निरापद होगी। हाथ जोड़ बाबूजी को अंतिम प्रणाम कर मिन्नी चिता से दूर हटाई थी। चिता के बाहर से बाबूजी के 2 पांव दिख रहे थे। उनका पूरा शरीर मोटी मोटी लकड़ियों से ढक गया था। अचानक पानी की बौछार पड़ने लगी। हे भगवान, ये क्या? बाबूजी के अंतिम कार्य में ये कैसा विघ्न? बाबूजी के किसी शुभ चिंतक ने कहा, ये तो विधाता का बाबूजी के लिए आशीर्वाद है। निश्चिंत रहिए, बाबूजी का अंतिम कार्य निर्विघ्न संपन्न होगा। अनुभवी पंडित जी ने सांत्वना दी। सचमुच 2 मिनट के बाद खुले आकाश को देख मिनी चौंक गई। हमेशा की तरह आज भी विधाता की वरद हस्त बाबूजी को आशीर्वाद दे रहे थे। अम्मा की हर बात का उत्तर था बाबूजी के पास। 4 लड़कियां देखकर जहां अम्मा अपने भाग्य और भगवान को दोष देती, वहीं बाबूजी सहास्य कहा करते, मेरी ये चारों बेटियां नहीं, लक्ष्मियां हैं। अपना भाग्य लेकर आई हैं भाई। सच कहो तो इनके भाग्य से ही हमारी दाल रोटी चल रही है। पर इन लक्ष्मियों को विदा करने के लिए भी तो लक्ष्मी की कृपा आप पर नहीं है ना? अम्मा खींच उठती। अरे, मेरी बेटियों को लोग मांग कर ले जाएंगे, तुम व्यर्थ ही चिंता करती हो। चिंता कैसे न करूं? आजकल की हालत तो आप देख ही रहे हैं ना। मेरा खजांची तो भगवान है, जब जरूरत होगी वही देगा। निश्चिंत बाबूजी अम्मा को समझाने की चेष्टा करते। सचमुच बाबूजी का कोई भी काम कहाँ रुका। जब जरूरत पड़ी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई देने वाला आ पहुंचता। उस क्षण बाबूजी की बात पर अम्मा को भी विश्वास करना पड़ता। अपने सीमित प्राप्य में बाबूजी जितना प्रसन्न और संतोषी व्यक्ति मिन्नी ने कभी नहीं जाना। 4 वर्ष की अल्प आयु तक पहुंचते पहुंचते बाबूजी के माता पिता दोनों को भगवान ने उनसे छीन लिया था। स्नेहमयी दादी और ताऊ के संरक्षण में बाबूजी का बचपन बीता था। बचपन में उनकी शैतानियों से खींचकर ताऊजी ने उन्हें गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल बचपन में छूट भले ही गया, पर वहां के संस्कारों से बाबूजी आजीवन मुक्त न हो सके। लोभ मोह से बाबूजी को वितृष्णा थी, परोपकार उनके जीवन का मंत्र था। अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत तीनों भाषाओं पर बाबूजी का समान अधिकार था। ताऊ बाबा की इच्छा थी कि बाबू वहां के स्थानीय कॉलेज में पढ़कर उनके साथ काम में लग जाएं, पर बाबूजी की कल्पना उन्हें कहीं दूर ले जाने को आकुल थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कानून की परीक्षा के समय तक बाबूजी की वाक प्रतिभा ने उन्हें छात्र नेता बना दिया था। नेतागिरी के चक्कर में हाजिरी कम हो गई और बाबूजी को नोटिस मिल गया कि वह परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते। उसी रात बाबूजी द्वारा एक कवि सम्मेलन किए जाने की घोषणा की गई थी। कवि सम्मेलन में समस्या पूर्ति के रूप में विषय बदल दिया गया था, कलंक कालिका का। लाउडस्पीकर लगाकर इस विषय पर कविता लिखने का अनुरोध बार बार दोहराया जा रहा था। वाइस चांसलर डॉक्टर कालिका प्रसाद को कवि सम्मेलन में विशेष रूप से निमंत्रित करने जब बाबूजी पहुंचे तो विषय देखते ही वाइस चांसलर ने उनसे पूछा था, कवि सम्मेलन में कौन कौन से कवि पधार रहे हैं? अभी तो स्थानीय कवियों की संख्या ही काफी है, पर जरूरत पड़ने पर बाहर के कवि भी आने को तैयार बैठे हैं सर। अगर तुम्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी जाए तो कवि सम्मेलन आगामी सूचना तक के लिए स्थगित किया जा सकता है। तो ठीक है, तुम्हें परीक्षा देने की अनुमति दी जाती है, पर ऐसी खुराफातों से दूर रहना होगा। कवि सम्मेलन स्थगित हो गया और बाबूजी परीक्षा में सम्मिलित ही नहीं हुए। योग्यता श्रेणी में विधि की परीक्षा उत्तीर्ण कर वकील बन गए। वकालत के बीज तो मानो उनके रक्त में थे। राजनीति में भी वे सदैव विरोधी पक्ष का ही साथ देते रहे। उनकी लेखनी से प्रभावित उनके शुभ चिंतकों ने उन्हें सलाह देने की कोशिश की थी। आपकी लेखनी में इतनी शक्ति है तो इसका लाभ क्यों नहीं उठाते? विरोधी पक्ष की जगह आप सत्तारूढ़ व्यक्तियों के विषय में भी तो लिख सकते हैं, उससे आपको लाभ ही होगा। जिस बात को मेरी आत्मा गवाही न दे वो मैं कर नहीं सकता। अपने उच्च पदस्थ मित्रों परिचितों से भी उन्होंने कभी लाभ नहीं उठाया था। अम्मा के सब भाई सरकारी नौकरी में उच्च पदस्थ अधिकारी थे। उनके ठाठ देख अम्मा बाबूजी को भी सरकारी नौकरी करने की सलाह देती तो बाबूजी अम्मा को नकारात्मक उत्तर देते, उन्हें किसी सीमा तक आहत कर जाते। तुम्हारे सब भाइयों ने गुलामी की है, इसलिए मुझे भी तुम गुलाम बनाना चाहती हो? मुझसे किसी की जी हुजूरी नहीं होती। अम्मा बाबूजी की इस बात पर उदास हो जाती थी। वकालत पास करने के बाद बाबूजी के इलाहाबाद आने के प्रस्ताव को ताऊ बाबा ने स्वीकृति नहीं दी थी। बचपन से युवावस्था तक उन्हें प्यार करने वाले ताऊ के हृदय में निराशा घर कर गई थी। उनके अपने बेटे तो किसी योग्य बन नहीं सके थे।
ताऊ के असहयोग ने बाबूजी को स्थायी रूप से इलाहाबाद जा बसने की प्रेरणा दी थी। जेब में मात्र 25 रुपयों के साथ उन्होंने जन्मस्थली से सदैव के लिए विदा ले ली थी। उन 25 रुपयों के साथ बाबूजी ने कैसे पैर जमाए, यह उनकी अपनी कहानी है। शहर के बुद्धिजीवी वकीलों ने उनकी मेधा को पहचाना और उन्हें अपने साथ काम करने के लिए नियुक्त कर लिया था। यद्यपि बाबूजी के पास ना तो पैतृक संपत्ति थी, ना अपना कोई पुस्तकालय, पर जल्द ही उन्होंने अपना स्वतंत्र कार्य शुरू कर दिया था। उनका मस्तिष्क ही पुस्तकालय था। अपनी स्मृति के सहारे बाबूजी ने न जाने कितने वर्ष बिना पर्याप्त पुस्तकों के बिता दिए थे। उनका मस्तिष्क मानो कंप्यूटर था जिसमें सारे मुकदमों का विवरण अंकित रहता। वकालत में बाबूजी की उदारता उनके पास आने वाले धन की शत्रु बनी रही। हद तो उस समय हो जाती जब कभी कभी जाते समय अपनी गरीबी का रोना रो मुवक्किल बाबूजी से रेल का किराया तक ले जाते थे। उस स्थिति में अम्मा का झुंझलाना ठीक लगता था। मुकदमों के सिलसिले में बाबूजी को बाहर भी जाना पड़ता था। भैया हमेशा कहते, आप फर्स्ट क्लास में सफर क्यों नहीं करते हैं, आराम मिलेगा। बाबूजी कहते, अरे गरीब आदमी है, क्यों उसका पैसा खर्च कराऊं। अपने मुवक्किलों की सच्ची या बनावटी गरीबी के कारण गर्मी में भी बाबूजी रेल की निम्न श्रेणी में सफर करते रहे। कभी मुकदमा जीत जाने पर वायदे के अनुसार शेष फीस के स्थान पर मुवक्किल 10-20 रुपयों की मिठाई के साथ बच्चे की बीमारी का बहाना बनाकर फीस नकार जाते थे। बाबूजी उनके बहानों पर सहज विश्वास कर लेते थे, पर परिवार वालों को उनकी ये उदारता रुष्ट कर जाती। अरे मिनी, तू मेरी रानी बेटी है, तेरा हृदय इतना संकुचित कैसे हो सकता है, ज्यादा क्रोध करेगी तो काली पड़ जाएगी। बाबूजी ने किसी के प्रति द्वेष रखना तो जाना ही नहीं था। अम्मा की इच्छा के विरुद्ध बाबूजी सबको हर वर्ष पहाड़ पर ले जाते रहे। अगर जेब में 50 रुपये हुए तो बाबूजी 500 खर्च करने का साहस रखते थे। कहते, मैं चाहता हूं कि हमेशा सबको देता रहूं, किसी के सामने भी हाथ न फैलाऊं। पंडित जी शांति मंत्र का पाठ कर उपदेश वचन कह रहे थे। हम सब इस जीवन यात्रा की रेल में सवार हैं। जब जिसका स्टेशन आता है उतर जाता है। बाबूजी की जीवन यात्रा आज पूर्ण हो गई है, वह अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। बाबूजी का स्टेशन 85 वर्षों बाद आया। बहुत लंबी यात्रा की आपने बाबूजी। इस यात्रा की थकान कहीं कभी भी तो परिक्षलित नहीं हुई। परसों तो आप कोर्ट जाने की पूरी तैयारी में थे बाबूजी। मिन्नी हल्के से सुबक उठी थी। बाबूजी को प्रसन्न करना कितना आसान था, मिन्नी याद करने लगी। जब उसकी पहली कहानी किसी स्तरीय पुस्तिका में प्रकाशित हुई तो बाबूजी गदगद हो उठे थे। तूने मेरी इच्छा पूरी की है मिन्नी, तू एक प्रसिद्ध लेखिका बनेगी। बाबूजी अपने बच्चों को सदैव प्रोत्साहित करते रहे। धीरा दीदी की बातें सुन बाबूजी उन्हें राजनीति में जाने की सलाह देते थे। धीरा, तुझे राजनीति में जाना चाहिए, विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है तू। तेरी बुद्धि और हाजिर जवाबी राजनीतिज्ञों का गुण है। घर में परिवार के सदस्य की तरह रहने वाले मुंशी ने अम्मा के सारे जेवर, रुपये और साड़ियों को जब चोरी कर ली थी तो दुख में अम्मा महीनों बीमार रही। पर बाबूजी इस बड़ी चोरी से सर्वथा अप्रभावित रहे। हंसकर अम्मा को समझाते रहे, अरे तुम्हारे पास इतना जेवर रुपया था, हमें तो पता भी नहीं था। भाई ये सब तो उस चोर के भाग्य में था, हमारे भाग्य का होता तो हमारे पास रहता। चोरी के बाद भी मिन्नी खूब रोई थी। अम्मा का तितलियों वाला हार कितना सुंदर था। घर में चोरी के बाद अपने सूटकेस में 5 रुपये का नोट देकर बाबूजी खिल उठे थे। भाई चोर बड़ा हमदर्द था, आज की सब्जी भाजी खरीदने के लिए 5 रुपये छोड़ गया। बाद में कहीं उस मुंशी को देख बाबूजी ने उससे कोई शिकायत तक नहीं की थी। बड़ी होती लड़कियों और उस पर वो चोरी, अम्मा तो टूट गई थी, पर बाबूजी पर उसका रंज मात्र भी प्रभाव नहीं दिखा। अम्मा को सांत्वना ही देते रहे, भगवान पर विश्वास रखो, वही मदद करेगा हमारी। अम्मा सच्चे अर्थों में बाबूजी की अर्धांगिनी थी। बाबूजी के साथ अम्मा ने जीवन के 62 वर्ष व्यतीत किए। अम्मा ने अपने को बाबूजी के अनुसार ढाल लिया था। बाबूजी का संतोष अम्मा में भी कम नहीं था। उन्होंने बाबूजी से कभी अपने लिए कोई मांग नहीं रखी। बाबूजी के भगवान के प्रति अगाध विश्वास ने अम्मा को भी सम्मोहित किया था। भगवान ने भी बाबूजी की खूब लाज रखी थी। बेटियों के विवाह में बाबूजी का आत्मसम्मान जीवित रहा था। पुत्रियों के विवाह के विषय में बाबूजी अन्य बेटियों के पिताओं से कितने भिन्न थे। जहां किसी लड़के वाले ने पूछा, शादी में दान दहेज कैसा देंगे, तुरंत बाबूजी का निर्भीक उत्तर रहता, देखिए साहब, मुझे भिखारियों में तो अपनी लड़की नहीं देनी है। आपके यहाँ मेरी बेटी सुखी नहीं रह सकती, इसलिए आगे बात बढ़ाना व्यर्थ है। अम्मा और मामा डर जाते। ऐसी बातें करके भला कहीं बेटियों के हाथ पीले होते हैं, पर बाबूजी पर किसी के कहने का असर ही कब पड़ता था। मेरी बेटियां प्यार में पली हैं, इनके विवाह ऐसी जगह करूंगा जहां इन्हें प्यार मिले। हम लोग बिना किसी रोक टोक के उनके घर आ जा सकें। मुझसे अपनी बेटियों का बिछोह नहीं सहा जाएगा। सचमुच भगवान ने बाबूजी की बात रख ली। बेटियों के विवाह अच्छे परिवारों में ही हुए। अपने विवाह के समय की बात मिन्नी को आज भी खूब अच्छी तरह याद है। पंडित जी ने कहा था, बाबूजी अब कन्यादान कीजिए।
बाबूजी रुष्ट हो गए थे। मेरी कन्या कोई गाय बैल नहीं है कि उसका दान करूं। मैं उसे उसके जीवन साथी को सौंप रहा हूं ताकि दोनों एक दूसरे के दुख सुख के सहभागी बन सकें। बाबूजी की इस बात पर पंडित जी स्तब्ध रह गए थे। मिन्नी के ससुर मुस्कुरा उठे थे। ठीक ही तो कह रहे हैं बाबूजी। अरे हमारे भाग्य जो ऐसी लक्ष्मी कन्या हमारे घर आ रही है। ये दान की पात्री नहीं, आदर पात्री है। पंडित जी आगे के मंत्र पढ़िए। मिन्नी के पति तक कभी कभी उसकी हंसी भी उड़ाते। तुम विवाहिता कम आदर पात्री अधिक हो। मिन्नी ने पीएचडी की डिग्री पाई तो बाबूजी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। मेरी हार्दिक इच्छा थी मेरे सब बच्चे डॉक्टरेट की डिग्री पाए। मिन्नी, तुमने मेरे विश्वास को सही सिद्ध किया। मिन्नी। उसके बाद मिन्नी यूएसए चली गई थी। बाबूजी के भगवान ने उनकी विदेश यात्रा की इच्छा पूर्ण नहीं की। अपने बच्चों की विदेश यात्राओं में ही बाबूजी ने अपना स्वप्न पूर्ण कर लिया। धीरा दीदी के पेंटिंग के शौक को देख बाबूजी ने कहा था, धीरा को पेंटिंग सीखने इटली भेजूंगा। पास बैठे मामा जी हंस पड़े थे। जीजा जी, ये शेख चिल्लियों वाली बातें करके आप बच्चों को कब तक बहलाते रहेंगे? मामा जी के स्वर में व्यंग छलक आया था। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बाबूजी ने कहा था, देख लेना, मेरी धीरा इटली जरूर जाएगी, ये मेरी बात है। धीरा दीदी जब सचमुच इटली गई तो बाबूजी कितने उत्साहित थे। नंदन आज होता तो देखता, जो मैंने कहा था पूरा हुआ। उसके बाद भैया और मिन्नी सभी तो विदेश यात्रा कर आए। नहीं जा पाए तो बाबूजी प्रतिवर्ष वे उत्साह से कहते, जरा स्वास्थ्य साथ दे तो मैं भी अमेरिका घूम आऊं। न जानने वाले लोग मन ही मन भले ही मुस्कुराते रहे हों, पर मिन्नी को बाबूजी की बात पर पूरा विश्वास था। पिछली बार होली पर मिन्नी ने बाबूजी में बहुत परिवर्तन पाया। उनका अधिकांश समय दफ्तर में कुछ पढ़ते हुए बीतता था। बुलाने पर घर के भीतर आए, चाय पीकर या खाना खाकर फिर बाहर चले गए। जो घर बाबूजी की जीवंत बातों और कहकहों से गूंजता था, बाबूजी के मौन से सूना सूना सा लगता था। धूप में आंखें बंद किए लेटे बाबूजी उदास से लगते। मिनी सोचती, बाबूजी कहाँ खो गए? ऐसा लगता था अपने ही घर में बाबूजी अपने को अजनबी पाते। अम्मा ने ही बताया था। बाबूजी के एक दूर के रिश्ते के भांजे वकालत पास कर ट्रेनिंग के लिए बाबूजी के पास आए थे। बाबूजी उन्हें पुत्रवत स्नेह देते थे। कुछ ही दिनों में घाघ भांजे की समझ में आ गया, बाबूजी तो भोले बाबा हैं। मुवक्किल उनके भोलेपन का लाभ उठाते हैं। बस बाबूजी की जानकारी के बिना बाबूजी के मुवक्किल से दुगनी फीस उन्होंने वसूलनी शुरू कर दी। यही नहीं, कुछ एक परिचितों के पास पत्र भेजने शुरू कर दिए। बाबूजी को अब वृद्धावस्था के कारण कानों से ठीक सुनाई नहीं देता। उनका काम मैं कर रहा हूं, अतः आप सीधे मेरे दफ्तर में संपर्क करें। बाबूजी के कई पुराने मुवक्किल उसके बहकावे में आ गए थे। बाबूजी के बल पर भांजे महोदय के पास अपना नया दफ्तर भी खुल गया। बाबूजी को जब उनके भांजे के कारनामों की सूचना दी तो बाबूजी स्तब्ध रह गए। भांजे पर आक्रोश उतारा जरूर, पर अंदर तक बुरी तरह टूट गए थे। जिसे बेटे के समान प्यार दिया, उसी ने उनकी जड़ें काटनी चाहिए। बाबूजी ने परिस्थितियों से हार मानना नहीं जाना था। वृद्धावस्था के कारण स्वास्थ्य भले ही साथ न देता हो, बाबूजी के उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आई थी। नए सिरे से काम करने के उद्देश्य से वे यात्राओं पर निकल जाते। अम्मा और भैया समझाते, अब यह उम्र अकेले सफर करने की नहीं है। पर बाबूजी ने कब किसकी सुनी? बिस्तर बांधा और आज अलीगढ़ तो कल बरेली, बदायूं, वहां के लिए निकल पड़ते। पिछली बार मिन्नी से कहा था, इस बार अमेरिका से एक स्लीपिंग बैग लेती आना मिन्नी, अब बिस्तर बांधने में कठिनाई होती है। मिन्नी के नयन भर आए। कहाँ ला पाई थी वह स्लीपिंग बैग? आज उनकी अंतिम यात्रा तो बस बांस की शैया पर रस्सियों से बांधकर पूर्ण कर दी गई। पिछली बार की गंभीर बीमारी के बाद बाबूजी ने अपने को सबसे काट लिया था। जीवन में सदैव दबंग रहने वाले बाबूजी मौन कुछ सोचते रहते थे। हर जगह हर परिस्थितियों में निर्भय रहने वाले बाबूजी बीमारी में डॉक्टरी दवा का विरोध कर कहते थे, तुम लोग मुझे जहर दे रहे हो, मुझे ये दवाइयाँ सूट नहीं करती, इन्हें खाकर मैं मर जाऊंगा। अमित ने हंसकर कहा था, बाबूजी मरना तो सबको है एक दिन, तो मृत्यु से भय क्यों? मिनी का विश्वास है बाबूजी के मन में मृत्यु के प्रति शायद भय तो कतई नहीं था। हाँ, काम करते रहने के लिए उन्हें जीने की चाह थी। 80 वर्ष पूर्ण करने के बाद बाबूजी हंसकर कहते, जानती है मिनी, मेरे साथी वकील कहते हैं कि मेरी उम्र 60 से अधिक नहीं लगती। सच ही तो कहते हैं। हमने तो जब से आपको देखा है आप वैसे ही लगते हैं बाबूजी। मिनी की बात पर बाबूजी प्रसन्न हो जाते, पर मिनी भी झूठ तो नहीं कहती थी। जीवन के अंतिम क्षण तक कार्य करते रहने की अदम्य चाह भी उन्हें 85 वर्षों तक जीवित रख सकी। अन्यथा संसार के छल कपट देख उनकी आत्मा पहले ही मुक्ति ले लेती। पिछली बार की गंभीर बीमारी के बाद स्वस्थ होने पर भी उनके आत्मियों ने बाबूजी के दोष गिनाने शुरू कर दिए थे। जीवन पर्यंत बाबूजी ने जिन सिद्धांतों के सहारे अपनी जीवन यात्रा पूर्ण की थी, उनके उन्हीं सिद्धांतों पर निकट संबंधी कुठाराघात कर रहे थे। मुवक्किलों से पूरी फीस न वसूल पाना उनकी सबसे बड़ी कमी बताई गई। जूनियर वकील भैया से शिकायत करते,
बाबूजी की सिधाई से मुवक्किल फायदा उठाते हैं। अगर हम फीस वसूल लें तो बाबूजी हम पर नाराज हो जाते हैं। बाबूजी कुछ ना कहें तो हम दुगनी फीस दिला सकते हैं। भैया भैया बाबूजी को समझाना चाहते, अगर आप पूरी फीस नहीं ले सकते हो तो ना लो, पर दूसरों को क्यों रोकते हो। बाबूजी का कहना था, ये बेईमानी है। वो लोग गरीबों को लूटना चाहते हैं। मेरे अपने सिद्धांत हैं, मुझे इसी में शांति है। मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया है। भैया का समझाना गलत नहीं था। एक आध जूनियर इसी कारण बाबूजी के पास से चले गए थे, पर बाबूजी को समझा पाना कठिन था। बाबूजी ने अपने ढंग से जीवन जिया था। पैसे को उन्होंने कभी विशेष महत्व नहीं दिया था, पर उसी पैसे के कारण बाबूजी को निरीह भाव से सबके आक्षेप स्वीकार करने पड़ते थे। पैसा तो आपने कभी कमाया नहीं, पर फिजूल खर्ची में बहा दिया। कम से कम भाभी जी के लिए एक घर तो बनवा लिया होता। गंभीर बीमारी ने बाबूजी की सोच की दिशा शायद प्रभावित की। भैया के शौक की फिजूल खर्चियों के लिए जो बाबूजी खुशी खुशी अपनी जेब खाली कर दिया करते थे, अपने अंतिम दिनों में अम्मा को रुपये देते हुए भी हिचक जाते थे। घर से चलते समय मिनी को याद है, बाबूजी अपनी पॉकेट में जो भी होता था थमा देते थे। मना करने पर हमेशा कहते, ये तो तुम्हारे भाग्य का था, अगर और ज्यादा होता तो तुम्हें मिलता। बाबूजी कोशिश करने लगे रुपये अपने पास संभाल कर रख सके। आजीवन रुपये न संभालने की आदत घर में काम करने वालों के लिए वरदान सिद्ध हुई। बाबूजी अक्सर परेशान दिखते। उनके कोट की जेब या संदूक में कल के रखे रुपये गायब मिलते। अम्मा और भैया झींकते, ये बाबूजी को अपने पास रुपये रखने का नया शौक चर्राया है। जिंदगी भर सब खुला छोड़ा, भला अब तालेबंदी कर पाएंगे। बाबूजी का अंत समय निकट था, कोई नहीं जान पाया। इस बार मृत्यु ने बाबूजी को भी धोखा दे दिया, वरना बाबूजी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उसे वापस कर देते। 2 दिन पहले ही नया मुकदमा दाखिल कर अम्मा से उत्साहित होकर कह रहे थे, पिछली बार बीमारी से सबको डरा दिया था ना मैंने। मिन्नी को अमेरिका से आना पड़ा था, बेचारी मायूस हो गई। मैंने मृत्यु को टरका दिया था ना। अपनी बात पर बाबूजी हंस पड़े थे। अम्मा रुष्ट हो गई थी। छी, ऐसा भी मजाक किया जाता है भला? न जाने कब जाएगा आपका ये बचपना। सोचता हूँ इस बार हम दोनों अमेरिका घूम आए, मिन्नी के पास चेकअप भी करा लूंगा। अच्छा, इसीलिए रुपये जोड़ रहे हैं? अम्मा मुस्कुरा उठी। ना ना, उसके लिए रुपये जोड़ने की क्या जरूरत है? जिस दिन जाना तय कर लूंगा, मेरा ऊपर वाला खजांची पैसे भेज देगा। बाबूजी की अमेरिका जाने की साध पूरी नहीं हुई मिनी बेटा। अम्मा आंसू पोंछ रही थी। बस 2 दिन मामूली बुखार ही तो आया था। बहू ज्योति के हाथ से दवा ले, हल्की सी मुस्कान के साथ सबको उदार हृदय से क्षमा कर बाबूजी ने नयन मूंद लिए थे। काश मिनी 1 सप्ताह पहले आ जाती और बाबूजी से कह पाती, बाबूजी आपने जो जीवन जिया और हमें दिया वो सिर्फ भाग्यशालियों को ही तो मिलता है। आपने जीवन का एक एक पल पूरी तरह जिया था बाबूजी। आप जीवन रूपी रंगमंच के सफलतम अभिनेता थे बाबूजी। बाबूजी चले गए। सन्नाटे के स्थान पर सब कुछ सुवासित भीगा भीगा सा लग रहा था। शायद वितरागी कर्मयोगियों की मृत्यु ऐसी ही होती। पास खड़ा एक व्यक्ति सुबक उठा। अब गरीबों को न्याय कौन दिलवाएगा बाबूजी? ऊपर उठते धुएं को निहारती मिनी के नयन भर आए थे। दोस्तों, कैसी लगी डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी अंतिम पड़ाव? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी कतई न कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही दिल छू जाने वाली कहानियों के साथ, निकाल कर उन्हें साहित्य के पिटारे से बाहर। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। नमस्कार।